हॉल में सन्नाटा था, इतना गहरा कि घड़ियों की टिक टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। मेरी बहन रिया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। हमारे सारे रिश्तेदार और मेरे बिजनेस के कुछ खास निवेशक सब उसे ही देख रहे थे। उसकी आवाज जहर में डूबी हुई थी। और ये है मेरे महान भाई, जिन्होंने झूठ और धोखे की नींव पर अपनी कामयाबी का महल खड़ा किया है। ये कंपनी, ये दौलत सब एक फरेब है। उसने मेज पर कुछ कागज फेंके जो हवा में तैरते हुए जमीन पर आ गिरे। ये रहे सबूत, नकली कॉन्ट्रैक्ट्स, झूठे बैंक स्टेटमेंट्स। ये आदमी एक धोखेबाज है। मेरे माता पिता की आंखों में मेरे लिए शर्मिंदगी थी। मेरे चाचा चाची फुसफुसा रहे थे। निवेशकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। रिया का चेहरा जीत की मुस्कान से चमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम झूठे हो। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे हाथ मेरे लैपटॉप पर थे, उंगलियां कीबोर्ड पर। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बिना कुछ कहे धीरे से एंटर का बटन दबा दिया। एक क्लिक, बस एक छोटा सा क्लिक। उसे नहीं पता था कि उसका हर झूठ मेरे सबसे बड़े सच का सबूत बन चुका था। वो नहीं जानती थी कि जिस जाल को वो मेरे लिए बुन रही थी, उस जाल का हर एक धागा मैंने खुद उसके हाथों में थमाया था। उसकी दुनिया खत्म होने वाली थी और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था। एक बहन अपने ही भाई को बर्बाद करने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकती है? इस कहानी की जड़ें हमारे बचपन के उस आंगन में हैं, जहां प्यार हमेशा एक तरफा था। ये समझने के लिए कि आज इस कमरे में क्या हो रहा है, आपको मेरे साथ उस अतीत में चलना होगा जहां से इस नफरत की कहानी शुरू हुई थी। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे लिए उसमें जगह हमेशा कम पड़ देती थी। उस आंगन में 2 पेड़ीएच थे, एक आम का जो हर साल फलों से लद जाता था और दूसरा नीम का जो कड्डेवा था। मैं नीम था और रिया आम। माँ कहती थी कि रिया घर की रौनक है, उसकी हंसी से दीवारें भी मुस्कुराती हैं। मेरी मौजूदगी शायद उन दीवारों को बोझ लगती थी। ये भेदभाव कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, ये हमारे घर का नियम था। दिवाली आती तो रिया के लिए बाजार से सबसे महंगी पोशाक आती और मेरे हिस्से में पापा के पुराने कुर्ते को काटकर बनाया गया नया कुर्ता आता। ईद पर उसे ईदी में नए नोट मिलते और मुझे घर के कामों की लंबी लिस्ट। उसकी हर छोटी सी जीत पर घर में मिठाई बंटती थी और मैं क्लास में फर्स्ट भी आ जाता तो पापा कहते, ये तो तुम्हारा फर्ज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। माँ ने एक कीमती कांच का गुलदस्ता मेज पर रखा था जो उन्हें उनकी माँ से मिला था। हम दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे, तभी रिया की गेंद उस गुलदस्ते से जा टकराई। कांच के टूटने की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रिया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी उंगली मेरी तरफ कर दी। माँ और पापा दौड़ कर आए। रिया ने रोते हुए कहा, रोहन ने मेरा बैट छीन लिया और गुलदस्ते पर फेंक दिया। एक पल के लिए भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि सच क्या है। मेरी खामोश आंखें और रिया के झूठे आंसू, जीत हमेशा आंसुओं की होती थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ सुने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन मुझे रात का खाना भी नहीं मिला। अंधेरे कमरे में बैठा मैं बाहर से आते हंसी मजाक और पटाखों की आवाजें सुनता रहा। उस दिन मैंने सीखा था कि इस घर में सच की कोई कीमत नहीं है। कीमत उसकी है जो ज्यादा जोर से रो सकता है, जो ज्यादा मासूम दिख सकता है। उस दिन उस अंधेरे कमरे में मेरे अंदर का बच्चा कहीं मर गया था। उसकी जगह एक ऐसे लड्डटके ने ले ली थी जो जानता था कि उसे अपनी लड्डाई अकेले ही लड्ढनी होगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन घर की तस्वीरें नहीं बदली। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन में क्लास करता और रात को एक ढाबे पर बर्तन मांजता था। मेरी स्कॉलरशिप की किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, जबकि रिया हर महीने नए डिजाइनर कपड़े खरीदती थी क्योंकि उसे अपनी सहेलियों पर रौब जमाना था। मैंने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी और मेरे पास एक सपना था, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू करने का। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी जो ढाबे पर काम करके बचाई थी उसमें लगा दी थी। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा ढी
और पैसों की जरूरत थी। एक दिन हिम्मत करके मैं पापा के पास गया। मैंने उन्हें अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाया। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक थी। मैंने उनसे पैसे मांगे नहीं, बल्कि एक लोन मांगा था जिसे मैं ब्याज समेत चुकाने का वादा कर रहा था। पापा, बस 50,000 रुपये चाहिए, मैं इसे 6 महीने में लौटा दूंगा। पापा ने मेरे प्रोजेक्ट की फाइल को ऐसे देखा जैसे वो कोई रद्दी कागज हो। उन्होंने उसे बंद करके मेज पर फेंक दिया और बोले, ये सब ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। हमारा पैसा डुबाने के लिए नहीं है। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। मैं खामोश खद्या था। तभी मां अंदर से आई। उनके हाथ में एक चेकबुक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रिया को अपनी दोस्तों के साथ यूरोप घूमने जाना है। उसके लिए 2 लाख का चेक बना रही थी। 2 लाख घूमने के लिए, और मेरे सपने की कीमत 50,000 भी नहीं थी। तभी रिया कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, सुन लिया, पापा ने सही कहा। तुम जैसे लोग नौकर बनने के लिए पैदा होते हैं, मालिक बनने के लिए नहीं। सपने वो देखते हैं जिनकी औकात होती है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं। उस एक पल में सब कुछ साफ हो गया। ये मेरा घर नहीं था। ये एक ऐसी इमारत थी जहां मेरी मेहनत और मेरे सपनों का रोज गला घोंटा जाता था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया, अपना छोटा सा बैग पैक किया, उसमें अपनी डिग्री और बची खुची हिम्मत डाली और हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल गया। उस रात सड़कों पर घूमते हुए मैंने आसमान को देखा और कसम खाई कि एक दिन मैं इतना बद्धा बनूंगा कि ये लोग मेरी परछाई तक पहुंचने के लिए भी तरस जाएंगे। वो घर छौंदने के बाद के कुछ साल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। मेरे पास न सिर छुपाने को ढंग की छत थी, न पेट भरने को पूरा खाना। मैं मुंबई की एक चौल के 10 बाई 10 के कमरे में रहता था, जहां दिन में सूरज की रोशनी नहीं आती थी और रात को नींद नहीं आती थी। दिन में मैं एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था, ताकि कमरे का किराया और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़दाज हो सके। और रातें मैं अपने पुराने सेकंड हैंड लैपटॉप पर कोड लिखने में बिताता था। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड्डी डच गए थे, लेकिन मेरे सपनों की आग कभी ठंडी नहीं पड़ी। कई बार ऐसा हुआ जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मैंने सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। कई बार लोगों ने मेरे फटे कपड़े देखकर मुझे अपनी दुकानों से भगा दिया। मैं हर रोज टूटता था और हर सुबह खुद के टुकड़ों को समेटकर फिर से खद्दा हो जाता था। मेरी हिम्मत मेरा वो दोस्त समीर था, जो उसी चौल में रहता था। वो एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, लेकिन उसका दिल बहुत बद्धा था। जब भी मैं निराश होता, वो कहता, रोहन भाई, हीरे को चमकने से पहले घिसना पड़ जाता है, तुम हीरा हो। उसी ने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे उधार देकर मेरे लिए एक सस्ता इंटरनेट कनेक्शन लगवाया था। और फिर एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने छोटे दुकानदारों के लिए एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया था, जो बहुत सरल और सस्ता था। महीनों की मशक्कत के बाद मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला, एक कपड़े की दुकान का मालिक, जिसने मुझे 5,000 रुपए का पहला चेक दिया। मैं उस चेक को हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो मेरी जीत का पहला पन्ना था, मेरी पहचान का पहला अक्षर था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक क्लाइंट से 10 बने, 10 से 100। मैंने कुरियर की नौकरी छोड़ दी। उस घुटन भरी कोठरी से निकलकर एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। मैंने समीर को अपनी कंपनी में पहला कर्मचारी बनाया। हम दोनों दिन रात मेहनत करते। मैं हर पैसा वापस बिजनेस में लगा देता था। मैं वो हर जिल्लत, हर ताना याद करता था जो मैंने सहा था, और वो मेरी ताकत बन जाती थी। 3 साल के अंदर मेरी कंपनी टेक सॉल्यूशंस शहर के सबसे तेजी से उभरते स्टार्टअप्स में से एक बन गई थी। मैंने जमीन से उठकर अपना एक छोटा सा आसमान बना लिया था। कहते हैं कामयाबी शोर मचाती है। मेरा शोर मेरे पुराने घर की दीवारों तक भी पहुंच गया। एक बड़ी बिजनेस मैगजीन ने मेरे इंटरव्यू के साथ मेरे स्टार्टअप की कहानी छापी थी। उस मैगजीन की एक कॉपी हमारे पुराने घर भी पहुंची। सालों बाद मेरे परिवार ने मेरी शक्ल देखी थी, एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर। उन्हें गर्व नहीं हुआ।
उन्हें सदमा लगा, खासकर रिया को। जिस भाई को उसने अपनी जूती की नोक पर रखा था, जिसे वो एक नाकामयाब कीधा समझती थी, वो आज आसमान में उड़ दियाच रहा था। उसकी सफलता रिया के घमंड पर सबसे बद्धा तमाचा था। उसकी नफरत, जो इतने सालों से दबी हुई थी, अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। उसने मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली। पहले तो उसने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में मेरे खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। जरूर कोई 2 नंबर का काम करता होगा, वरना इतने कम समय में इतना पैसा कहां से आता है। लेकिन इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने देखा कि उसकी अफवाहों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने मेरे बिजनेस पर हमला करने का फैसला किया। उसने मेरे कुछ क्लाइंट्स से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें भड्डी बेचकाने की कोशिश की। लेकिन मेरे रिश्ते मेरे काम की तरह ही मजबूत थे। जब हर तरफ से नाकामयाब हुई, तो उसने वो रास्ता चुना जो सिर्फ गिरे हुए लोग चुनते हैं, धोखे का। उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिसे मैंने कुछ महीने पहले ही बेईमानी के आरोप में अपनी कंपनी से निकाला था। दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने नकली दस्तावेज तैयार करने शुरू कर दिए। मेरी कंपनी के नाम पर जाली कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए। मेरे बैंक अकाउंट्स की झूठी स्टेटमेंट्स तैयार की गईं और मेरे नाम से ऐसे फेक ईमेल्स बनाए गए जिनमें गैर कानूनी सौदों की बातें थीं। उनका मकसद साफ था, मुझे एक फ्रॉड साबित करना, मेरी कंपनी को बदनाम करना और मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाना। रिया सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वो मुझे तड़हपता हुआ देखना चाहती थी। उसने इन सारे झूठे सबूतों को एक फाइल में इकट्ठा किया और एक आखिरी सबसे बद्दे हमले की तैयारी की। वो इस तमाशे को सबके सामने करना चाहती थी, परिवार, रिश्तेदार और मेरे निवेशक, ताकि मेरी इज्जत का जनाजा पूरी दुनिया के सामने निकले। उसे लगा कि उसने एक अचूक चक्रव्यूह रचा है, लेकिन वो भूल गई थी कि इस खेल का असली अभिमन्यु मैं नहीं, वो खुद थी। सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, अपनी कैंचुली कहीं ना कहीं छोड़ डट ही जाता है। रिया की साजिश में उसकी सबसे बद्दी कमजोरी वो लालची आदमी था, जिसे उसने मेरा हमराज समझकर अपना मोहरा बनाया था। उस आदमी ने रिया से तो पैसे ले लिए, लेकिन उसका लालच भरा नहीं। उसने सोचा, क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाए। एक रात मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ वही आदमी था। उसने मुझे रिया की पूरी साजिश के बारे में बताया, नकली कागजात, झूठे ईमेल्स, सब कुछ। और फिर उसने अपनी मांग रखी, 10 लाख रुपए दो और ये सारे सबूत तुम्हारे, वरना तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक पल को मेरा दिल दर्द से भर गया। मेरी अपनी बहन, मेरी खून मेरे साथ ऐसा कर सकती है? बचपन के सारे जख्म एक पल में हरे हो गए, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर का सारा दर्द एक ठंडे शांत गुस्से में बदल गया। मैंने फैसला कर लिया, बहुत हुआ छिपना और सहना। अब वक्त था इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले सारे सबूत देखने होंगे। उसने मुझे सारे नकली दस्तावेजों की कॉपियां भेज दी। अब मेरे पास उसका हर झूठ, उसकी हर चाल लिखी हुई थी। रिया एक बड़ा मंच चाहती थी जहां वो मुझे जलील कर सके। मैंने उसे वो मंच देने का फैसला किया, लेकिन खेल के नियम मेरे होंगे। मैंने अपने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी। मैंने इसे पारिवारिक सुलह का नाम दिया। मैंने अपने माता पिता और रिया को खुद फोन करके बुलाया। मैंने कहा, मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। मैं अपनी कामयाबी की खुशी आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। मैंने ये भी बताया कि मेरे सारे बड़े से निवेशक और बिजनेस पार्टनर्स भी वहां होंगे। ये रिया के लिए सोने पर सुहागा था। उसे लगा कि उसका शिकार खुद उसके जाल में आकर फंस गया है। जिस दिन वो लोग मेरे खिलाफ सबूत तैयार कर रहे थे, उस दिन मैं उनके हर झूठ का सच तैयार कर रहा था। मैंने अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर रात दिन एक कर दिया। रिया के हर नकली कागज के जवाब में मैंने असली और कानूनी तौर पर प्रमाणित दस्तावेज निकलवाए। मैंने उस ब्लैकमेलर को और पैसे देकर रिया के साथ उसकी एक बातचीत रिकॉर्ड करवा ली, जिसमें रिया साफ साफ कह रही थी कि वो कैसे मुझे जेल भिजवाएगी और मेरी कंपनी पर कब्जा कर लेगी।